11 बजे तक। So, very good morning to all of you guys. My name is CS Shilpam Khanna. I am a qualified chartered accountant and a company secretary both. ठीक है, तो and an all India rank holder in CS executive examination. So इतना introduction मेरा काफ़ी था आप लोगों के लिए. I hope. I'm married. I have 2 kids. बस बायोडाटा पत्री तो हम देंगे नहीं आप लोगों को. सो आई होप आप सबका CSET का एग्जामिनेशन आप लोग क्लियर करके आप लोग CS एग्जीक्यूटिव में हो. एनीबडी डायरेक्ट एंट्री वाला बच्चा कि जो डायरेक्ट एंट्री से आया है, आप डायरेक्ट एंट्री वाले हो. आप लोग तो CSET दे करके ही आए हो. अनस एंड अनुराग डायरेक्ट एंट्री नहीं है आप लोगों की. आप लोग सब CSET ही दे करके आए हो, तो आपका आफ्टर ग्रेजुएशन आपने डायरेक्ट एंट्री लिया है, राइट. ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके CS के कोर्स में, एग्जीक्यूटिव के कोर्स में यू विल हैव लाइक ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. 2 ग्रुप्स हैं आपके. ठीक है, ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर्स हैं एंड ग्रुप 4 में भी ग्रुप 2 में भी आपके 4 पेपर्स हैं. ठीक, कई बच्चे होते हैं दोनों ग्रुप एग्जामिनेशन में देते हैं. कई बच्चे होते हैं सोचते हैं कि एक एक ग्रुप एग्जामिनेशन में दें तो उससे फ़ायदा ये होगा कि बोझ कम होगा, 8 पेपर नहीं देना पड़ेगा, 4 पेपर देंगे तो बोझ कम होगा. आई कैन सो अंडरस्टैंड, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे. देखो, फ़ायदा ये होता है 8 पेपर देने का कि आपको रैंक मिलता है. रैंक एज इन मतलब अच्छा मार्क्स अगर आपका आता है तो. पहली बात, जो सब्जेक्ट कर रहे हो, जो कोर्स कर रहे हो, उसके बारे में जानो कि क्या चीज़ है. ठीक है, और तो और आपको देखो, ये 400 नंबर का जो 4 पेपर होता है, इसमें आपको 200 लाना ही लाना है ना. यहाँ भी 400 है, 200 लाना है. अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो तो 800 आपको लाना है. बट उस 800 में आपको ऐसा 200 वाला क्राइटेरिया नहीं रहेगा. तो मतलब मैम पर पेपर में तो देखो तुमको 40 मार्क्स 40 मार्क्स तो तुमको लाना ही है. बट 40 पर पेपर में ला करके भी आप ग्रुप टोटल में फेल हो जाएंगे. मतलब मैम 50% चाहिए. अच्छा, अगर एक ग्रुप आप दे रहे हैं तो समझ में आ रहा है आपको. बट अगर आप इस तरीके से दोनों ग्रुप दे रहे हैं, 800 दे रहे हैं, तो किसी में 40, किसी में 60, किसी में 65, किसी में 70, किसी में 80, तो वो बच जाता है. ये फ़ायदा एक होता है, एक ये फ़ायदा होता है. वरना एक ग्रुप अगर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बोझ कम होगा, उसके साथ साथ जो बोझ बढ़ेगा वो भी जान लो. दोनों चीज़ जाननी ज़रूरी है. तो मैम अगर हम 40 पर पेपर भी ले आएंगे तो भी हम ग्रुप 1 क्लियर नहीं करेंगे. नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें 50% चाहिए. तो मतलब किसी पेपर में 50, किसी में 60, किसी में 42-45 आ भी गया तो चलेगा. 200 आ गया ना बॉर्डर लाइन, तो उतना तो चाहिए. किसी पेपर में अगर आपका 60 मार्क्स आता है तो वो एग्जेम्पशन होता है. एग्जेम्पशन मतलब जैसे कि आपने ग्रुप 1 दिया एग्ज़ाम जून में, दिसंबर में, जब भी आपका ड्यू है. अगर आपका पेपर 1 में 60 आ गया, पेपर 2 में आपका 40 आया, पेपर 3 में आपका 38 आया, पेपर 4 में 52 आया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 38 आया, तो वैसे भी आप पास नहीं होगे. तो दोबारा जब अगर भगवान ना करे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको ये पेपर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका 60 आ गया है, दैट इज़ एग्जेम्पशन. तो मतलब किसी
भी एक पेपर में अगर आपका एग्जाम्शन आ जाता है, वो पेपर आपको दोबारा से नहीं देना पड़ता है। इतने डरे हुए से क्यों लग रहे हो? हाँ बेटा, इसी मेरे बारे में कौन अफवाह फैलाया? तुम ही फैलाए हो? नहीं मतलब कुछ सुना है आपने कि मैम के बारे में? यू कीप क्वाइट। तुम लोग चुप रहो, हम नहीं डांटते हैं। उसके बाद से आपकी सार्कास्टिक सी स्माइल ये बता रही है, देखो पढ़ाई नहीं करोगे तो हम पूजा तो करेंगे नहीं, बट ऑब्वियस सी बात है हम खुद हंसी मजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्टडी आई वांट कि बच्चा पास हो। जो भी बच्चा यहाँ बैठा हुआ है वो फेल ना हो, और जितनी जल्दी आप एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे उतनी जल्दी आपको आगे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर अपनी आज़ादी से प्यार है, पढ़ते रहो, जिस दिन फेल होने लगोगे घर वाले शादी कर देंगे। सच्चाई। बड़ी मजाकिया है। एग्जैक्टली। सो जब तक आज़ादी से प्यार है पढ़ते रहो और अच्छा पढ़ो, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, है कि नहीं? देखो बच्चा 2 कोर्स करता है, एक सीए करता है, सीएस करता है, या सीएमए करता है, प्रोफेशनल कोर्सेज है। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी अगर हम बात करें तो सीए बहुत डिफ़िकल्ट है, सीएस भी डिफ़िकल्ट है, बट एज़ कम्पेयर टू सीए कम डिफ़िकल्ट है। आप लोगों ने सीएस क्यों चुना? सुना कि सीए नहीं करेंगे तो चलो सीएस कर लेते हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री होगी, मतलब माइंडसेट ऐसे ही होता है। मैंने भी ऐसे ही किया था, इसमें कोई शर्माने घबराने की बात नहीं है, मैंने दोनों किया था। अब दोनों पास हो गए भगवान की दया से, वो अलग बात है। तो हम जब सीए कर रहे थे, ये लाइक चर्चा थी कि सीए बहुत टफ होता है, तो घर वाले बोले कि चलो कुछ और भी कर लो, प्रोफेशनल एक डिग्री तो कम से कम होनी चाहिए, तो मैंने सीएस कर लिया। तो ये था कि चलो कर लेते हैं। तो दोनों के दर्द से हम गुजरे हैं। तो बच्चा अगर सीए कर रहा है या सीएस कर रहा है, आई कैन सो वेरी रिलेट टू यू पीपल। और मेरा एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन में जो कि आप लोग अभी देंगे, हर पेपर में 60 आया था, उसके ऊपर ही आया था, तभी एग्जामिशन आया था मेरा और तभी रैंक आई थी मेरी। आई वॉज सेकेंड फ्रॉम कोलकाता। मैं कोलकाता की हूँ, मेरी शादी यहाँ पे हुई है, और करीब 15 साल से हम क्लासेस ले रहे हैं, फ्रॉम अराउंड 15 ईयर्स। यू कैन सर्च मी इन यूट्यूब, मेरा नाम डाल के आप देख सकते हैं। तो ये तो एक बात हुई आपके बेसिकली कि कोर्स के बारे में, ठीक है। आप लोग सबका एग्जामिनेशन कब ड्यू है? व्हेन इज़ योर एग्जामिनेशन ड्यू? दिसंबर 2023, जून 2023? एनीबडी फॉर दिसंबर 2023? तुम लोग तो बरसों देते रहना, यहाँ बचपन बिता देना, जवानी बिता देना। कब? हाँ जून में 2026? गुड, बढ़िया बढ़िया। आप विचार किए देने का एग्ज़ाम? फॉर्म ही नहीं भरे? हाँ, इनको अलग से भगवान प्रकट होंगे, इनको फॉर्म घर आएंगे, दिलवाएंगे और भरवाएंगे एग्ज़ाम। देखिए आपका ग्रुप 1 में 2 पेपर हम डील करेंगे। पहला पेपर इज कंपनी लॉ एंड द सेकेंड पेपर विच आई विल डील इज SBEC, सेटिंग अप बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। ठीक, 4 पेपर है ग्रुप 1 में। ये बात भी मेरी बहुत अच्छे से समझ लो कि ये वाला पेपर जो कि है SBEC का पेपर जो कि है, ये आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉ मार्क्स नहीं दिलाएगा, बिल्कुल दिलाएगा, बट थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम बात करें, इंडेक्स की अगर बात करें, तो इसमें थोड़ी चीज़ें पेचीदा है। इसमें भी पेचीदा है बट एज़ कम्पेयर्ड कम पेचीदा है। बच्चा यहाँ पे आराम से अगर पढ़ के जाता है तो उसको 60 मिल जाता है। अगर एक बार एक पेपर में अगर आपको 60 मिल गया, एक पेपर अगर आपका खराब गया भी, तो बैलेंस हो जाएगा। जो भी ग्रुप 2 टारगेट करो कि एक पेपर में या 2 पेपर में हमको 60 तो लाना है, तभी वो एक ग्रुप इकलौता तुम निकाल पाओगे। सोच के देखो, अगर 42-45 भी ले करके आए तो वो ग्रुप नहीं निकलेगा। तो तुमको एक पेपर को टारगेट करना होगा, चाहे तुम्हारा थ्योरी पेपर हो, चाहे तुम्हारा प्रैक्टिकल पेपर हो, बट 1 या 2 पेपर में आपको अच्छा मार्क्स लाना ही लाना पड़ेगा ग्रुप कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, विदाउट मच अडू हम SBEC के बारे में आपको बता रहे हैं। आई विल बी डीलिंग विद SBEC पेपर। ये SBEC का पेपर जो कि है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। The subject is bifurcated or divided as such। देखो इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इससे अराउंड 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इससे अराउंड 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए से। पार्ट बी से 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, पार्ट सी से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट ए में आपके लगभग 12 चैप्टर्स हैं, पार्ट बी में आपके 6 चैप्टर्स हैं, पार्ट सी में आपके 3 ही चैप्टर्स हैं, ठीक है। नाउ अपनी पढ़ाई स्ट्रैटेजिकली करनी है, मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं उससे मेरे को कितना नंबर एग्जाम में मिलेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। बेवकूफ़ के जैसे पढ़ नहीं रहे, बस पढ़ रहे, अरे उससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा ये तो सोचो, तब जा करके एग्जाम पास होगे, एक बार में पास होगे ना। हम लोग पहले शुरुआत करेंगे पार्ट सी से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही चैप्टर्स हैं, चैप्टर 19, चैप्टर 20, चैप्टर 21। मैम इसमें से भी बता दीजिए कि कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर से लगभग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, चैप्टर 19 से। इस चैप्टर से लगभग 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से इकलौता 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, 12-13 जो भी बचा। तो मतलब मैम अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो चैप्टर 21 बहुत इकलौता इम्पॉर्टेंट है जिससे 10-12 नंबर का क्वेश्चन आता है। हाँ, चैप्टर 19 से 5 ही नंबर का क्वेश्चन आता है, बट आसान आएगा जो कि आप इजीली एग्जाम में पास हो पाओगे। चैप्टर 20 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। नाउ आप जो भी अटेंड करोगे पार्ट सी का क्वेश्चन जो कि 25 नंबर का आएगा, पहले टारगेट ये रखना है कि 3 चैप्टर पढ़ के हमको कम से कम 25 में से 18 से 20 लाना ही लाना है। एक बार अगर तुम्हारा 18-20 भी आ गया, मैम 5 नंबर क्यों नहीं, मार्जिन लेके चल रहे हैं, मार्जिन लेके चल रहा है। अगर तुम्हारा 20 नंबर यहाँ से आ गया, आधा पेपर तो तुम्हारा अपने हाथ में है, 40 पास मार्क है ना। अभी तो बाकी के ग्रुप्स को हमने टच ही नहीं किया है। सोचो तुम 10 चैप्टर पढ़ के जाते हो, उसमें लेके आते हो नंबर 7, 18, 20, 25, तो 3 ही चैप्टर पढ़ के जाओगे, उसमें से 20 पहले लेकर के आओगे। स्ट्रैटेजिकली अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी है, ठीक है। यू आर नो लॉन्गर +2, 12 के बच्चे नहीं हो, कॉलेज गोइंग बच्चे जो हैं अभी, बट अपनी पढ़ाई में चेंज करना है। प्रोफेशनल की पढ़ाई भी प्रोफेशनल की तरह ही होती है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो हम लोग पार्ट सी से शुरुआत करेंगे। एक बात मेरी और याद रखना, लॉ के पेपर में, क्योंकि CS इज़ ऑल अबाउट लॉ, CS इज़ ऑल अबाउट लॉ, बहुत सारे लॉ के पेपर्स हैं। बहुत लोगों से सुना होगा आपने कि मैम बहुत सारे केस लॉज होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। सारे केस लॉज और सेक्शंस आपको याद नहीं करने हैं। जो केस लॉ, जो सेक्शन हम बोलेंगे केवल वही आपको याद रखने होंगे, ठीक है। रही बात इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल की, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो पढ़ेंगे कहाँ से? आपका नोट्स, आपको मेरा नोट्स मिलेगा, मिला है अभी आप लोगों को नोट्स मेरा? कल मिला है, कल मिलेगा, तो कल मिल जाएगा आपको। एंड बाय द टाइम बाकी की चीज़ें जो कि हम लिखाते चलेंगे वो आप मार्क करते चलेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा नोट्स मेरा मिलेगा, उसी से पढ़ना है, मॉड्यूल को नहीं पढ़ना है। अगर मन करे कि तबीयत ख़राब करनी है या लगे कि नहीं चलो आज देखते हैं इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कैसा होता है, तो यू कैन गो अहेड, हम मना नहीं करेंगे आपको। बट ये आप तब पढ़ सकते हैं जब आपने पूरा कोर्स कर लिया है ना। अभी खोल के बैठोगे तो किताब चक्कर होकर आ जाएगा, बेफिजूल के लाइन चढ़ जाएगा, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है ना। तो अभी जब तक चैप्टर नहीं आता है तब तक खोलोगे तो वो फ्रेंच और ग्रीक ही लगेगा। एक बार अगर हम चैप्टर समझा दे रहे हैं, उसके बाद आप मॉड्यूल को रीड करेंगे तो आपके लिए केक वॉक रहेगा कि हाँ ये हमको पता है, ये हमको पता है, ये हमको पता है। समझ में आ रहा है? चलिए विदाउट मच अडू चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 19। 100% अटेंडेंस चाहिए और अटेंशन चाहिए मेरे को क्लास में, बिकॉज कि अगर आप क्लासेस मिस करेंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी।
और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको एक तरीके से पिक्चर ही चलेगी जो कि लगती है, और फिर तो भगवान भरोसे। चैप्टर 19 इज डोरमेंट कंपनी। किसी बच्चे को लिखते चलना है साथ में, वो लिख सकता है अपने समझने के लिए, क्योंकि भाई जितना समझोगे वो तुम्हारे लिए बेटरमेंट है। नोट्स तो आपको मेरा मिल जाएगा खुद के लिए, हिंदी में समझने में या पढ़ने के लिए, अगर जो भी आपको रहे, हम मना नहीं करेंगे, आप लिखिए, हम क्यों मना करेंगे। किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है कि मैम हमको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है, हिंदी मीडियम से है कोई बच्चा या जिसको इंग्लिश राइटिंग में प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी, नोबडी, ऑलराइट। नाउ ध्यान से सुनो, डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी, किसी को इस कंपनी का मतलब पता है कि डोरमेंट कंपनी क्या होती है? एनीबडी? एक एक करके बोलो। किताब की भाषा बहुत अच्छे से आती है, ऐसी भाषा बोलो जो सबको समझ में आए। हाँ बोलो। किसी को हिंदी में बता देंगे, इंग्लिश बोली तो हम चलो हिंदी में बता दे रहे। सरल सिंपल शब्द में अगर हम बोलें, डोरमेंट कंपनी कोई इनएक्टिव ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। सुनो मेरी बात, डोरमेंट कंपनी, कंपनी कई प्रकार की होती है, आपने सुना होगा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है। ये भी एक प्रकार की कंपनी है जिसका नाम है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि कामकाज नहीं कर रही है। मैम कामकाज नहीं कर रही है तो रजिस्टर क्यों कराई है? फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होगा मैम? बेसिकली अगर आज की तारीख में मेरे प्रमोटर को कोई ज़मीन सस्ते दाम पे मिल गई, वो आने वाले कल में तो मिलेगी नहीं, या मेरे प्रमोटर के पास कोई प्रोजेक्ट है जो कि भविष्य में हम कामकाज करेंगे, अभी उसके ऊपर हम कामकाज ऑपरेशन नहीं कर रहे, तो हम रजिस्टर करा के छोड़ दिए हैं कंपनी को। लाभ क्या होगा मैम? लाभ ये होगा कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको कागज पत्तर जो कि बाकी की कंपनियां जमा करती हैं, फॉर्मेलिटी जो कि पूरी करती हैं, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैम ऐसे तो सारी कंपनी डोरमेंट का दर्जा ले लेंगी? नहीं, एक टाइम पीरियड है बेटा, कि अगर आप डोरमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेशन करते हो तो आप डोरमेंट 5 साल के अंदर आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा एक्टिव कंपनी के लिए। अच्छा, तो मतलब 5 से ज़्यादा साल आप डोरमेंट नहीं रहोगे? नहीं मैम, अगर नहीं अप्लाई करते हैं तो आपका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से स्ट्राइक ऑफ हो जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि एक कंपनी है, ये कंपनी एप्लीकेशन करती है। ये कंपनी एप्लीकेशन किसको करती है? कंपनी के लिए माता पिता माई बाप आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहाँ पे कंपनी का जन्म होता है, कागज पत्तर जमा किए जाते हैं। एक कंपनी ने एप्लीकेशन किया है कि आप हमको, आरओसी को, कि आप हमको डोरमेंट का दर्जा दे दीजिए। डोरमेंट का दर्जा क्यों दीजिए? मेरे प्रमोटर के पास कोई ज़मीन मिली है या कोई प्रमोटर को कोई लैंड मिला है जो कि सस्ते दाम पे है, या कोई प्रोजेक्ट है जो कि हम आने वाले कल में भविष्य में कैरी ऑन करेंगे, आप अभी हमको डोरमेंट का दर्जा या स्टेटस दे दीजिए, ठीक। या तो हो सकता है कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई ट्रेडमार्क, कोई पेटेंट, कोई इस तरीके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है जो कि है, उसको हमने रजिस्टर करा लिया पर कामकाज हम अभी नहीं कर रहे। सिंपल सरल शब्द में डोरमेंट का मतलब होता है कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, इनएक्टिव है। परंतु बेटा हो सकता है कोई एक्टिव कंपनी भी एप्लीकेशन करे आरओसी को इनएक्टिव होने का। कोविड-19 के समय में बहुत सारी कंपनियां, जीवन बहुत कुछ प्रभावित हुआ, अच्छे लोगों का काम धंधा ठप हो गया, तो उस समय चलती हुई कंपनी ने एप्लीकेशन भी दिया कि देखिए हमको ना आप डोरमेंट का दर्जा दे दीजिए। आई एम एन एक्टिव कंपनी बट यू गिव मी द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी।
तो ये दिमाग में मत रखना कि केवल इनएक्टिव कंपनी ही एप्लीकेशन देती है, एक्टिव कंपनी भी एप्लीकेशन दे सकती है। ये बात क्लियर हुई समझ में कि डोरमेंट का मतलब होता है कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना मतलब वेले बैठना। वेले बैठना घर पे जैसे तुम लोग पड़े रहते हो, मम्मी बोलती है उठो, पढ़ लो, नहा लो, जाओ, कुछ कर लो, तो वैसे ही कंपनी भी वेले बैठी हुई है, कुछ कामकाज नहीं कर रही है। तो वेले कितने दिन तक बैठे रहोगे? कभी ना कभी माँ का प्रकोप, पिताजी का प्रकोप चलेगा ही कि बहुत हो गया। तो वैसे यहाँ पे आरओसी का प्रकोप चलता है कि 5 साल बीत गए हैं, अब तो कुछ कर लो, अब तो तुम एक्टिव बन जाओ। समझ में आया? मतलब समझ में आया? डोरमेंट कंपनी का मतलब होता है बेसिकली आप रजिस्टर होते। आप कौन? कंपनी रजिस्टर एप्लीकेशन करती है। किसको करती है? आरओसी को करती है। जितना बोलोगे उतना याद रखेगा, मन में मत रखो क्योंकि मन बहुत खराब है। कंपनी एप्लीकेशन किसको करती है? आरओसी को करती है। आरओसी को कौन एप्लीकेशन करता है? एक्टिव भी करती है और इनएक्टिव भी करती है। ये लोग किसके लिए एप्लीकेशन करते हैं? डोरमेंट का दर्जा देने के लिए। ये डोरमेंट का दर्जा लेने के लिए क्यों एप्लीकेशन करते हैं? इनके प्रमोटर के पास कोई प्रोजेक्ट है जो कि आने वाले कल में वो काम करेंगे, या कोई लैंड मिला सस्ते दाम पे जिसके ऊपर ये कामकाज करेंगे, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह इस पर्पस के लिए। ठीक है। नाउ मैम, ये जो एप्लीकेशन किया गया इनके द्वारा बेसिकली इनएक्टिव है या इनऑपरेटिव का दर्जा के लिए, इसका एक सेक्शन है, इसका एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 455। ये सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। एक साबुन की टिकिया आती थी, 555 टिकिया आती थी, 555 टिकिया, वैसे याद रखना 455। याद भी करने का तरीका बता रहे हैं। अभी सब लिखाएंगे, जी भर के लिखाएंगे। लिख लो, अच्छा अपने समझने के लिए तुम लोग को लिखना, समझ लो। समझ में आ रहा है जो हम बोलना चाह रहे हैं? पहला सेक्शन मैम आपने हम लोगों को बोला है सेक्शन 455 जो कि डोरमेंट कंपनी का है। एग्जाम में अगर सेक्शन याद नहीं रहेगा, ज़्यादा स्मार्टनेस मत दिखाना। अच्छा या सही सेक्शन लिखने पे एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, गलत सेक्शन लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। जब तक 100% श्योर ना हो सेक्शन मत लिखना। मैम ये दिक्कत तो देगा नहीं, 455 साबुन का नाम याद रहेगा, 500 की जगह हम लोग 400 लगा देंगे। ठीक, सुनो सुनो। तो मतलब आपने बोला सेक्शन 455 के तहत डोरमेंट कंपनी जो कि है एक ऐसी कंपनी होती है जो कि फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट लाएगी और तो और या तो होल्ड कर रही है एसेट। एसेट मतलब आपने बोला ना जमीन होल्ड कर रही है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह है। ठीक है। इस कंपनी का कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। ये शब्द जो कि है ना, इसका मतलब है, आपने बोल दिया, हम लोग समझ गए कि कंपनी आने वाले कल में भविष्य में कामकाज करेगी, अभी कुछ काम धंधा नहीं कर रही है, वेली बैठी है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करिए मतलब मैम कोई भी अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है। तो मैम इसका डेफिनेशन एक है, डेफिनेशन एक है, लिखाएंगे अभी हम। डेफिनेशन क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट दीज 4। कौन से 4? सुनना। पेमेंट ऑफ fees to registrar, payment of fees for maintenance and record। समझो पहले, जितना समझोगे उतना याद होगा। लिख लिख के तो तुम लोग पोथी पत्रा इतना लिख चुके हो जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो ध्यान से सुन लो। पेमेंट फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉ, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। याद कराना मेरी जिम्मेदारी है। पहला सवाल जो कि एग्जाम में इस चैप्टर से पूछ सकता है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? अहम। अकाउंटिंग मतलब अकाउंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब इन 4 के अलावा, बच्चा एग्जाम में लिख के आता है ये
सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा, इनके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगा। देखो, रजिस्ट्रार को आपने कोई फीस दी, रजिस्ट्रार को आपने फीस दी, रोजमर्रा काम धंधे के लिए भाई आप फीस दे ही रहे कामकाज के लिए, तो ये कोई अहम ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं, कोई अहम ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं। आपने अपने मेंटेनेंस और रिकॉर्ड के लिए कोई फीस दी, तो वो भी कोई अहम ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं, कोई अमालगमेशन तो नहीं हो रहा है, कोई मर्जर तो नहीं हो रहा है, कोई बड़ा ट्रांजैक्शन, कोई खास एक चीज तो नहीं हो रही है। लॉ को कंप्लाई करने के लिए आपको कोई फीस पेमेंट करना था, रिटर्न वगैरह जमा करना था, या कुछ अदर ड्यूटीज वगैरह पेमेंट करनी थी, तो ये कोई अहम ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं। शेयर कंपनी अलॉट करती है, शेयर कंपनियां अलॉट करती है, पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है। तो भाई अगर किसी कंपनी ने शेयर अलॉट किया, लॉ के अनुसार कुछ कंडीशंस को कंप्लाई किया और कुछ पेमेंट किया, तो मतलब ये कोई अहम ट्रांजैक्शन नहीं है, नहीं। इनके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होगा, इनके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो बेसिकली सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है। याद करने का तरीका, मैम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है? 3 तो पेमेंट है, 3 तो फीस की पेमेंट है। पहला मैम रजिस्ट्रार को, दूसरा ऑफिस रिकॉर्ड को, तीसरा लॉ के लिए। ऑफिस रिकॉर्ड, रजिस्ट्रार, कंप्लायंस ऑफ लॉ, ऑफिस रिकॉर्ड, रजिस्ट्रार, लॉ के कंप्लायंस करने के लिए। चौथा अलॉटमेंट ऑफ शेयर, चौथा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इजी इजी मैम, अभी तक जितनी बात बोली एक बार फिर से बताइए। सेक्शन क्या था, सेक्शन क्या था डोरमेंट कंपनी का? जोर से बोलो। 455 सेक्शन, सेक्शन 455 के तहत आपने बोला कंपनी जो की होती है वो एप्लीकेशन किसको करेगी, किसको करेगी? आरओसी को करेगी कि आप हमको किसका दर्जा दीजिए, डोरमेंट का दर्जा दीजिए। किस लिए? आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, या आप कोई एसेट होल्ड कर रहे हो, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। और तो और कंपनी का कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। मैम सिग्निफिकेंट कब माना जाएगा? इनके अलावा जब भी ट्रांजैक्शन हुआ, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको मान लेंगे कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। मैम आपने बोला था ना कि इनएक्टिव कंपनी भी एप्लीकेशन दे सकती है और एक्टिव कंपनी भी एप्लीकेशन दे सकती है। तो ये जो इनएक्टिव कंपनी की आप बात कर रही हैं कि ये इनएक्टिव कंपनी है, वो इनएक्टिव कब मानेंगे कि बोल दिया ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑपरेशन कैरी ऑन नहीं कर रहे हो तो तुम इनएक्टिव कहलाओगे। या तो आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। मैम ये मतलब आपने हम लोगों को बता दिया है, अभी आपने ये मतलब हम लोगों को बताया ना। तो मतलब अगर हम इनएक्टिव हैं, मतलब हम कामकाज नहीं कर रहे हैं, तो हम कब कहलाएंगे कि हम कामकाज या इनएक्टिव हैं? हमने कोई भी बिजनेस या ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, या तो मैंने ये सब इनके अलावा कोई भी काम पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया है, या तो फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न जो की है वो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में जमा नहीं किया है। मैम इसमें से कोई भी एक और है, देखो और, तो हमको इनएक्टिव का दर्जा दिया जाएगा, इनएक्टिव कंपनी मानी जाएगी। हमको डोरमेंट नहीं माना गया, हमको इनएक्टिव माना गया। अब हम एप्लीकेशन करेंगे डोरमेंट के लिए। फिर से बताइएगा मैम, बिल्कुल बताएंगे। सुनो, आप बोल रही हैं डोरमेंट का मतलब वो कंपनी जो कि कुछ नहीं कर रही है। क्यों कुछ नहीं कर रही है? क्योंकि वो आने वाले कल में कामकाज करेगी। तो वो कंपनी कौन सी हो सकती है? एग्जिस्टिंग कंपनी भी हो सकती है जो कि कंपनी जन्मी है कंपनीज एक्ट के द्वारा, या तो एक इनएक्टिव कंपनी भी हो सकती है। मैम जो कंपनी जन्म ले ली मतलब इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, वो एप्लीकेशन दे रही है आरओसी को। हाँ, क्यों दे रही है? क्योंकि उसके पास कोई प्रोजेक्ट है, उसके पास कोई ज़मीन है, उसके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसके लिए वो एप्लीकेशन दे रही है।
और तो और उस कंपनी का कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। मैम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है, हम लोग को याद है 4 के अलावा, इस 4 के अलावा, किस 4 के अलावा, रजिस्ट्रार को फीस पेमेंट, मेंटेनेंस रिकॉर्ड के लिए पेमेंट, लॉ कंप्लायंस के लिए अलॉटमेंट ऑफ शेयर। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, खुद ही याद बोल रहा, हम तो बोल नहीं रहे। इसके अलावा आपने बोला एक इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी कौन सी होती है मैम, उसमें आपने 3 कंडीशन बोली, हम लोग को याद है। सिग्निफिकेंट में आपने 4 के अलावा बोला था, इनएक्टिव में यही 3 है, यही 3 में से अगर कोई भी है, कौन सा याद करो, कोई भी बिजनेस या ऑपरेशन कैरी ऑन नहीं कर रहा है, या तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पिछले 2 साल में नहीं किया है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, यहां भी 2 साल है, फाइल नहीं किया है। समझ रहे हो? क्वेश्चन एग्जाम में पहला जो कि पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या इनएक्टिव कंपनी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। लिखिए, हम एक फ्लो चार्ट बना के दे रहे हैं, वही आपको लिखना। पहले ये लिखिएगा सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट, लिखिएगा सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 states the provisions of dormant company, states the provisions of dormant company dormant company means यहां पे लिखिएगा a company formed and registered under the act, a company formed, हम बोल रहे हैं, लिखो तुम लोग, a company formed and registered under the act for future project or hold an asset or intellectual property right or intellectual property and do not have any significant accounting transaction दूसरे वाले यहां पे लिखिएगा आप इनएक्टिव कंपनी, इनएक्टिव कंपनी, आर यू गेटिंग इट प्रिया, रिधिमा, आप लोग लिख रहे हो बेटा उधर? ओके प्रिया, व्हाई हैवंट यू कम टू क्लास? रिधिमा एंड प्रिया लाइव क्लास में आके ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है रादर देन ऑनलाइन बैठ करके। यहाँ जो दोनों आपने लिखा, अब इन दोनों को ज्वाइन करके आप लिखिएगा, जहाँ भी लाइन खत्म हुई है वहीं पे ज्वाइन करके लिखिएगा। मेक एन एप्लीकेशन टू ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मेक एन एप्लीकेशन टू ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ओके, make an application to ROC, registrar of company,
फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ, फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ dormant company, for obtaining the status of dormant company। नीचे लाइन में आप लोग लिखिए खुद से, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मीन्स, नीचे लाइन में लिखिएगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन था ना, तो लिखो जरा देखें हम। जो इधर उधर देखेगा फेल हो जाएगा, मेरी काली जुबान है। आई देख के नहीं लिखना है। तुम देख ली, अब तुम फेल हो जाओगी। नहीं, पास जाओगी। अरे कोई बात नहीं, हम बोले थे ना पढ़ के अपने आप से लिखना। हम थोड़े समय तक हाथ पकड़ेंगे, उसके बाद हाथ छोड़ देंगे। एग्जाम में तुम लोग को खुद लिखना है। खिड़की पे हम बैठेंगे नहीं एग्जाम हॉल के कि तुम लोग आवाज़ देगी मैम मैम ये वाला क्वेश्चन बताए। कैसे बताएंगे, हम नहीं चलेंगे ना एग्जाम में। थोड़े समय तक हम हाथ पकड़ेंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फुलफिलिंग प्रोविजन ऑफ एक्ट। दो छोकरा लोग जो बात कर रहा है क्लास के बाहर भेज दें, मज़ा आ जाएगा। हाँ, मज़ा आ जाएगा? नहीं आएगा? हमको आ जाएगा। नहीं, डोंट इंसल्ट मैम, पहला दिन है, लड़की लोग के ऊपर थोड़ा हम लोग वो जमा रहे हैं इम्प्रेशन। नहीं, ऑलरेडी है तुम लोगों की। देखो हम ऐसे हंसी मजाक करते रहते, किसी को अच्छा लगे अच्छी बात, बुरा लगे हमको कौन सा फर्क पड़ता है। देखो याद करने का तरीका, कितने लोगों ने ये पूरा लिखा है चारों पॉइंट? एक बच्चा, 2 3 4, तो लोग क्या आधा आधा 2.5 लिखी हो? 3.5 3.5 1.5 मतलब कुछ याद हुआ ना। याद करने का तरीका मैम पेमेंट है, 3 तो पेमेंट ही है, रजिस्ट्रार को, लॉ को, ऑफिस रिकॉर्ड को। वो बच्चा बोलता है ना कि मैम मन से लिख ले एग्जाम में, मन तुम लोग को बहुत काला है तो मन से मत लिखना। बट हाँ देखो लॉ है, लॉ अपने मन से तो नहीं लिख सकते हो। हाँ ये शब्द अगर याद होगा तो बच्चा उसको इलेबोरेटली अपने मन से ओन लैंग्वेज में लिख सकता है। इतना भी हम बोल दे रहे हैं तुम लोगों को। मैनेजमेंट का पेपर नहीं है कि तुम सोचो कि कुछ भी लिख के आओगे और नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा नंबर। तो मैम हम लोग को याद है यार, पेमेंट तीनों जगह पेमेंट लगाना है। रजिस्ट्रार को लॉ के लिए अगर दिया है, ऑफिस रिकॉर्ड के लिए दिया है। चौथा तो आपने बोल दिया ना अलॉटमेंट ऑफ शेयर अगर कंपनी कर रही है। इनके अलावा है बेटा, एग्जाम में बौखला मत जाना क्वेश्चन देख के आ गया ये चारों सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। नहीं, पतला खड़ा होकर ढोल पीट रहा है लड़का, अरे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। और एग्जामिनेशन हॉल में जैसे आ गया डॉर्मेंट कंपनी 555 टिकिया, समझ जाएगा कि हमसे पढ़ के गया है। ऐसा हरकत नहीं, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद हुआ, ये याद हुआ, ये लिख लिया। चलो ना, इनएक्टिव कंपनी लिखो जरा खुद से। ए बेटा, इनएक्टिव कंपनी मतलब इनमें से कोई भी, और 3 और बताए थे हम, और सिग्निफिकेंट में बोले थे इन 4 के अलावा। ठीक, याद रखना, इनएक्टिव कंपनी
खुद से लिखो। देख रहे, कौन देख रहा है? नाम को चश्मा लगा है। खुद से लिखो, फिर देखना क्या गलत लिखे हो। देखो, लिख लिया? सही लिखी? 1 पॉइंट लिखा। चलो, ईमानदार बच्चा लोग। 2, 1। तुम पीछे लड़की, क्या नाम है? नाम क्या है? सुप्रिया। अच्छा, तुम लोग पीछे? हाँ, जून और दिसंबर 2 बार एग्जाम होता है। एक बार स्वेटर पहन के जाना, एक बार हाफ शर्ट पे स्लीवलेस में जाना, मतलब टी शर्ट में जाना। कंबाइन करके देगा तुमको भी एग्जाम में। इंस्टीट्यूट बोलेगा हर मौसम का आनंद लें, एक बार जून में आए, एक बार दिसंबर में आए। पढ़ाओ, जल्दी लिखो। कोई नहीं, मजाक करती रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ाई भी करते रहो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। नहीं तो लॉ अगर हम ऐसे पढ़ाएंगे, बेहोश हो जाओगे तुम लोग। तो देखो मैम, इनएक्टिव कंपनी तो हम लोगों को समझ में आ गया, नॉट है। नॉट है, नॉट में अंडरलाइन क्या किया? कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, पर सब में 2-2 साल है, 2-2 साल है। 2 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में या तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड है और नहीं है, दोनों ही नहीं जमा किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा सालाना जो कि बही खाता रहता है, एनुअल रिटर्न की कामकाज किस तरीके से हुआ है, ये सब जमा ही नहीं किया है, तो मैम वो इनएक्टिव ही कंपनी हुई। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है आपको? ठीक ठीक ठीक, लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने? देखो, अभी ये मत लिखना, जब लिखना रहेगा हम बताएंगे। मैम इतना तो समझ में आ गया, डोरमेंट कंपनी कौन सी होती है? या तो एक कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है वो एप्लीकेशन कर रही है, या तो एक इनएक्टिव कंपनी एप्लीकेशन कर रही है। दोनों किसको एप्लीकेशन करेंगे? आरओसी को एप्लीकेशन करेंगे। आपने वो सब बता दिया, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, इन 4 के अलावा याद है हम लोगों को। इनएक्टिव कंपनी, इनमें से कोई भी, इस 3 में से अगर कोई भी हो रहा है तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो मतलब ये लोग दोनों ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। किसको करेंगे? आरओसी को करेंगे कि भाई आप हमको डोरमेंट का दर्जा दीजिए। मैम डोरमेंट का दर्जा या डोरमेंट के लिए एप्लीकेशन कौन कर सकता है? कंपनी या तो खुद से करेगी, सुओ मोटो, अबे मोटोरोला सुओ मोटो कोई नहीं, सुओ मोटो मतलब ऑन इट्स ओन। अच्छा, कंपनी खुद से बोलती है कि मेरे को डोरमेंट का दर्जा दो, या तो रजिस्ट्रार बोलता है तेरे को तो डोरमेंट का दर्जा दे देंगे, तेरे को डोरमेंट का दर्जा दे देंगे। सुनो ना मैम, कंपनी खुद से अगर एप्लीकेशन करता है ना, उसकी एक प्रक्रिया है। रजिस्ट्रार अगर एप्लीकेशन करे, रजिस्ट्रार आपको अगर घोषित करेगा तो उसकी प्रक्रिया है। इस चैप्टर से सवाल अगर बनता है तो इसके प्रोसीडियर के ऊपर या तो इसके प्रोसीडियर के ऊपर बनता है। दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने बोला कंपनी खुद से बोलेगी कि मेरे को डोरमेंट का दर्जा दे दीजिए, या तो रजिस्ट्रार बोलेगी। मैम कंपनी अगर बोलती है ना कि दर्जा दे दो डोरमेंट का, तो एप्लीकेशन करेगी, आपने बोला था ना, एप्लीकेशन करेगी ना।
एप्लीकेशन एक फॉर्म में करती है जिसका नाम है MSc 1। इस चैप्टर में 5 फॉर्म ही है केवल, वेरी गुड, 5 ही है लाइन से, MSc 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 आपको याद रखना है। अगर आपको मेरे अनुसार पढ़ना है तो कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाओगे, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं, और अच्छा एग्जाम्शन भी लाओगे, 60 लाओगे। क्या कर 15 चैप्टर पढ़ के जाता है, बुरी तरह फेल होता है, 15-18 नंबर लेके आता है, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। ध्यान से सुनो, आपने बोला कंपनी एप्लीकेशन करेगी, कंपनी किस फॉर्म में एप्लीकेशन करेगी? MSc 1 में एप्लीकेशन करती है, ठीक है, और निर्धारित सी फीस देती है। रजिस्ट्रार मैम कब ऐसा दर्जा घोषित करेगा? सिंपल है रे, अभी तुम ये पढ़ के गए हो। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वहां एंड पढ़े थे इनएक्टिव के लिए, या एनुअल रिटर्न जो की है पिछले 2 साल तक लगातार साल तक जमा नहीं किया, तो भाई तुम तो इनएक्टिव हो, तुम क्यों काम कर रहे हो, तुम डोरमेंट बनो। समझ गए? इसको याद करने की तो कोई जरूरत नहीं पड़ी। रजिस्ट्रार क्यों करेगा भाई? ना तुम कागज पत्तर जमा कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना तुम एनुअल रिटर्न जमा कर रहे हो, और ये तुम पिछले 2 साल से कर रहे हो। तो ROC रजिस्ट्रार कंपनी को नोटिस देगा और बोलेगा कि बताओ क्यों तुमको डोरमेंट ना हम घोषित करें, बताओ। तुमको केवल यहाँ पे ये फॉर्म नंबर याद रखना है कि फॉर्म MSc 1 कौन देता है। कंपनी एप्लीकेशन जब करेगा ना कि आप हमको डोरमेंट का दर्जा दीजिए, तो फॉर्म नंबर MSc 1 में देगा ना। अब प्रोसीडियर होता है इसका, तो मैम ये तो कंपनी ने एप्लीकेशन कर दिया, एप्लीकेशन करने के बाद ही क्या डोरमेंट मिल जाएगा? नहीं रे, एप्लीकेशन जब करेगा ना उसके लिए उसके बाद कंपनी को कुछ कुछ काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? ये क्या है? बोर्ड मीटिंग। कंपनी में बेटा कई प्रकार की मीटिंग होती है, जब हम कंपनी लॉ आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सुनो, बोर्ड मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है। कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं ना, उन लोग की जो मीटिंग होती है बोर्ड मीटिंग होती है। और कंपनी के जो शेयर होल्डर जो शेयर खरीदते हैं उनकी जो मीटिंग होती है AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है। ठीक, इतना हम लोगों को अभी समझ में आ गया। तो मैम पहले कंपनी ने ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग बुलाई कि भाई ऐसा ऐसा हम लोग को एप्लीकेशन किए हैं, अब हम लोग को डोरमेंट का दर्जा चाहिए। उसके बाद क्या होता है, कंपनी ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो की है फ्रॉम ऑडिटर ले लेती है कि भाई हमारा कामकाज, बही खाता जो की है उसका डिटेल दे दो, बही खाता का डिटेल दे दो। कंपनी जनरल मीटिंग करती है। मैम जनरल मीटिंग शेयर होल्डर की मीटिंग हो गई ना, ये तो डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी, शेयर होल्डर की मीटिंग होगी। मीटिंग में ना 2 प्रकार के रेजोल्यूशन होते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन। मैम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में जितना वोट डलता है 50% पक्ष में डलता है रैदर देन विपक्ष में। 100 मेंबर है कंपनी के, तो आप ये बोलना चाह रही हैं 51 लोग अगर हाँ बोल दिए बाकी लोग ना बोल दिए? नहीं रे, जितने लोग मीटिंग में आए, जितना वोट डला उसमें से 50% देखते हैं। 100 मेंबर है, मीटिंग में हो सकता है 80 लोग ही आए, वोट हो सकता है 70 लोग ही डाले। अब 70 में देखोगे कि 50% से ज़्यादा वोट हाँ में गिरा है क्या, तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है। मैम स्पेशल रेजोल्यूशन 75% वोट अगर हाँ में गया है तो वो SR होता है। तारे दिख रहे हैं दिन में? अभी तक नहीं दिखेंगे। ये लॉ है, हम जितना आसान हो सकता है उतनी चीज़ तुमको आसान करके बोलेंगे। बस तुमको हिम्मत बना के रखनी है और मेरी बात सुननी है। याद हम कराएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, बट सुनो मेरी बात, भटको मत। तुम लोग का दिमाग करते करते कहीं और भटक जाता है, इसीलिए बता रहे, वापस आओ। ठीक है मैम, आप बोली बोर्ड मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, आप बोली जनरल मीटिंग शेयर होल्डर की मीटिंग होती है। आपने बोला मीटिंग में 2 ठो रेजोल्यूशन डलता है, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब 50% से ज़्यादा वोट पक्ष में गिरा है, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% से ज़्यादा वोट पक्ष में गिरा है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना
जनरल मीटिंग हुई और उस जनरल मीटिंग में एसआर पास हुआ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। ठीक, अब क्या होता है, जब जब एसआर पास होता है ना, कोई रेजोल्यूशन में 75% से ज़्यादा लोग हाँ बोले हैं, तब तक कंपनी को उस रेजोल्यूशन के पास होने के 30 दिन के अंदर ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार को। ये तुम्हारे कंपनी लॉ में भी है, ये तुम्हारे कंपनी लॉ में भी है, काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं मैम। ये सब हो गया। अब आरओसी देखेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। आरओसी संतुष्ट होगा तो एमएससी 2 में आपको डोरमेंट का दर्जा दे देगा रे। मेरे साथ साथ बोलो। आप बोली डोरमेंट कंपनी, हम लोग को डोरमेंट कंपनी का मतलब समझ में आ गया। एक ऑलरेडी कंपनी जो कि एप्लीकेशन कर रही है, एक इनएक्टिव कंपनी एप्लीकेशन कर रही है। मैम ऑलरेडी बनी हुई जो कंपनी है वो भविष्य में कोई काम के लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए, कोई एसेट के लिए, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, और उसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। या तो मैम एक इनएक्टिव कंपनी एप्लीकेशन कर रही है, लोग दोनों किसको एप्लीकेशन करेगा, रजिस्ट्रार को करेगा। ठीक है ना। इसके बाद आपने बोला सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, कोई भी इन चार के अलावा, वो चार हम नहीं बोल रहे हैं, पेमेंट अलॉटमेंट, रजिस्ट्रार, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, लॉ बोल दी रहे। ठीक, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, इनमें से अगर, इस 3 में से अगर कोई भी आप टच कर गए ना, आप इनएक्टिव हो गए, आप एप्लीकेशन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक, यहाँ तक ठीक था। अब आपने बोला ये दर्जा मिलेगा कैसे, खुद ही बस मन बना लिया दर्जा चाहिए, अरे इसका प्रक्रिया होता है, कोई प्रोसीडियर होता है। आपने बोला या तो कंपनी खुद से आरओसी को बोलेगा, या आरओसी खुद ही से तुमको डोरमेंट का दर्जा देता है। पहले ये वाला हिस्सा करते हैं ना, आरओसी कब आपको बोलेगा, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न, देख 2 ही साल चल रहा है, शुरू से 2 साल ही चल रहा है, तो ये चीज कॉमन चल रही है कि चलो ठीक है। सिग्निफिकेंट इनएक्टिव में भी 2-2 साल था, याद आ रहा है, तो यहां भी आपने नहीं किया। मैम कंपनी अगर एप्लीकेशन करेगा तो क्या करेगा, किस फॉर्म में एप्लीकेशन करता है, एमएससी 1 में करेगा। मैम एप्लीकेशन कर दिया, आप कुछ प्रोसीडियर तो होगा, कंपनी का अंदरूनी मामला, बोर्ड मीटिंग बुलवा लो, ऑडिटर से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ले लो, जनरल मीटिंग करवा लो, एसआर पास करा लो, एमजीटी 14 भरवा दो, और एमएससी 2 में अगर आरओसी संतुष्ट है आपको डोरमेंट का दर्जा दे देगा। साथ में बोलो, बोर्ड मीटिंग, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, जनरल मीटिंग, एसआर इन जीएम, उसके साथ साथ कौन हाथ पकड़ के चलता है एसआर जब पास होता है तो एमजीटी 14, 30 दिन के अंदर जिस दिन से पास हुआ। अब सब कुछ ठीक ठाक है, आरओसी तुमको डोरमेंट का स्टेटस किस फॉर्म में देगा, एमएससी 2 में। फिर से बोलो, बोर्ड मीटिंग करा लो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ले लो, एसआर इन जीएम, एमजीटी 14, एमएससी 2 में सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट, बोर्ड मीटिंग, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एसआर इन जीएम, एमजीटी 14, एमएससी 2 में सर्टिफिकेट अगर आरओसी संतुष्ट है। अब दिक्कत हुई नहीं ना हुई, पहली बार तो कुछ चीज करोगे तो फ्रेंच ग्रीक लगेगा ही लगेगा। तो ये एक पार्ट हमने अभी तक पढ़ लिया है, ये एक पार्ट हमने अभी तक पढ़ लिया है। कोई दिक्कत नहीं आई नाउ लिखोगे भी खुद से, तुम लोग लिखो, हेडिंग डालो, स्टेटस, ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। 2 एरो निकालो, कैसे कैसे स्टेटस मिलेगा, कौन कौन अप्लाई करता है, लिखो, देखे, अरे लिखो, तुम ज्यादा बकबक करोगे क्लास के बाहर अभी निकाल देंगे हम, सुओ मोटो निकल लो तुम, नहीं तो रजिस्ट्रार जबरन निकाल देगा तुमको। पहला वाला आपको पता है कंपनी होगा ऑन इट्स ओन, दूसरा वाला आपको पता है रजिस्ट्रार होगा। तो रजिस्ट्रार वाला पहले लिख करके खत्म कर लो ना,
रजिस्ट्रार वाले में आपने लिखा है कंपनी हैज़ नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फॉर लास्ट 2 कंजिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, यही लिखा है आपने। कंपनी हैज़ नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। और कंपनी के केस में आप क्या लिखेंगे? सुओ मोटो ऑन इट्स ओन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर MSC 1। जब आपने MSC 1 लिखा प्लस पेमेंट ऑफ फीस लिख दीजिएगा, प्लस पेमेंट ऑफ फीस लिख दीजिएगा। उसके नीचे आप लिखेंगे जहां आपने लिखा ना पेमेंट ऑफ फीस, वही कंपनी के नीचे लिखिएगा प्रोसीडियर फॉर स्टेटस, वही कॉलम वही है, कंपनी के नीचे लिख रहे हो, समझ रहे हो ना, कंपनी के नीचे लिख रहे हो प्रोसीडियर फॉर स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। बेटा जी आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हम याद करने के लिए आपको बताया है। तो इसी को सजा के कैसे लिखोगे? कंपनी शैल होल्ड अ बोर्ड मीटिंग, तो आप सजा के लिख लोगे। और याद करने के लिए मैम ने बोला बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना है। दूसरा कंपनी को मैम ने बोला था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहाँ से लेगा? ऑडिटर से। तीसरा मैम आपने बोला था होल्डिंग जनरल मीटिंग एंड पासिंग SR, पूरा पूरा लिखेंगे। यही बच्चा अगर एग्जाम में SR लिख के आता है उसका नंबर कट जाएगा। मैम आपने बोला था जब जब SR पास होगा उसके साथ साथ एक चीज़ हाथ पकड़ के आती है, फाइलिंग ऑफ MGT 14 विदिन 30 days ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन। डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड, मतलब ये कुछ कागज पत्तर होता है जो कि ROC को देंगे। डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर एंड डॉक्यूमेंट्स गिवन टू ROC, गिवन टू रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार अगर संतुष्ट है तो ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ ROC सर्टिफिकेट इन्फॉर्म MSC 2 फॉर स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी इज इशूड। ये सब हम मेन बात को सजा दिए हैं, तुमको याद करने के लिए हमने शॉर्ट बताया ना, जो तुम घर पे भी पढ़ोगे ऐसे ही पढ़ोगे। अब उसको तुम सेंटेंस में तो सजा दोगे, पर मैम पहले याद तो होना चाहिए ना, तभी तो हम उसको सेंटेंस में सजाएंगे। कोई बच्चा बोलता है ना ओन लैंग्वेज लिखो, कोई दिक्कत नहीं ओन लैंग्वेज लिखना, बट लॉ ओन लैंग्वेज में नहीं लिखोगे। अब तुमको ये बात पता है तो तुम लिख सकते हो। डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर एंड डॉक्यूमेंट्स गिवन टू रजिस्ट्रार ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ ROC सर्टिफिकेट इन फॉर्म MSC 2 फॉर स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी इज इशूड। ठीक बेटा, अब जो बच्चा याद करेगा वो तो ऐसे ही याद करेगा ना, BM स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, SR इन GM, MGT 14, MSC 2। पहले तो MSC 1 था ही ना, तभी तो ये सब प्रक्रिया हो। तो ये देखो हम एकदम शॉर्ट कर दिए, एकदम शॉर्ट हो गया, एकदम शॉर्ट हो गया, इसी को सजा के लिखा दिए। एग्जाम में पर ये अगर लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा ना। पर हाँ, इसको अगर मैम हम सजा के लिखेंगे तो मेरे को पूरा याद भी हो गया और नंबर भी पूरा मिल जाएगा। समझ आ रहा है बच्चे? दोनों तरीका बताएंगे हम, याद करने का और सुंदर तरीके से सजा के भी लिखने का। बट मैम पहले हम लोग को याद तो कराइए, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। Am I clear प्रिया एंड रिधिमा ओवर देयर? कोई दिक्कत बेटा? चैट में आप लिखिएगा मेरे को।
हो गया? ये सब लिखा हुआ तुमको मिलेगा, बट हम इसलिए ले रहे हैं कि बच्चा कल को अगर आज जाके पढ़ेगा तो उसको कुछ होना चाहिए ना, कंटेंट होना चाहिए पढ़ने का। तुम लोग वैसे भी कभी कभार पढ़ने बैठते हो, साल 6 महीना में एक बार, तो होता है ना, जब मन करता है तब पढ़ते हो तो वाला है। एक बात मेरी और याद रखना, जून में एग्जाम है तो मई में ही पढ़ने बैठोगे ना, टांग तोड़ देंगे हम। और रोज पढ़ाई करोगे, समझ आ रहा है? और जो बच्चा जो ग्रुप दे रहा है वो ग्रुप वाइज पढ़ेगा। ग्रुप वाइज मतलब मैम अगर तुम ग्रुप 1 दे रहे हो तो उस ग्रुप का 4 पेपर पढ़ोगे। मैम दोनों ग्रुप दे रहे हैं, 8 पेपर पढ़ोगे। 8 कैसे पढ़ेंगे? दिन भर कोचिंग रहता है, सुबह से कोचिंग निकल जाते हैं, रात में घर घुसते हैं, बैग उछाल के फेंकते हैं, नाश्ता दोगी मम्मी? तुम ही लोग तो इकलौता पढ़ रहे हो, हम लोग कहाँ पढ़े हैं? मार खाओगे, दोनों ग्रुप दोगे। तो ये कर सकते हो, जिस दिन जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस ग्रुप को पढ़ो। जैसे आज एक ग्रुप पढ़े, कल दोनों ग्रुप पढ़ो। कितना कितना टाइम दे मैम? हर पेपर को आधा आधा घंटा दो, हफ्ते का नहीं, दिन का। कोई और होशियार महीने का? भाई खेलते रहोगे जून दिसंबर। सुनो, तो मैम आधा आधा घंटा हम लोग हर पेपर को दे, चाहे कंपनी लॉ हो, चाहे एसबीसी हो, चाहे टैक्स हो, जो भी पेपर है तुम लोगों का ग्रुप 1 में, इस तरीके से हम लोग पढ़े। हाँ, शुरुआत में आधा आधा घंटा ही पढ़ो, एटलीस्ट जो क्लास में पढ़ाया गया वो भी पढ़ लो, बहुत है। हम लोग पे एहसान है तो इतना एहसान कर लो, तो इतना पढ़ो। जो बच्चा ये सोचेगा अभी तो बहुत टाइम है, तो हाँ होली खेल लेना, फिर अगली साल फिर दिवाली भी खेल लोगे, इसलिए बता रहे हैं रोज का रोज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, याद हुआ? याद हुआ? याद हुआ? MSc 1 में एप्लीकेशन देंगे, प्रक्रिया क्या है? बोर्ड मीटिंग, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, SRNGM, MGT 14, MSc 2 में सर्टिफिकेट ग्रांट होगा। कौन देगा MSc 2 में? ROC किसको देगा? जोर से बोलो, डरो नहीं, कंपनी को देगा। MSc 1 में कौन किसको दे रहा है? कंपनी किसको एप्लीकेशन कर रहा है? ROC को कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? गुड। नाउ अब है प्री रिक्विजिट फॉर स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। प्री रिक्विजिट मतलब पहले तो ये देख लो कि कहीं तुम्हारे ऊपर कोई दाग तो नहीं लगा है। प्री रिक्विजिट मतलब बोले तो अगर आपके खिलाफ ये सब दाग लगे हुए हैं, आप डोरमेंट का दर्जा नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सोच के देखो क्या दाग लगे होंगे आपके खिलाफ। कोई इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो। शॉर्ट तरीका हम लिखने का, याद करने का बच्चों को जो बताते हैं। आई इंक्वायरी चल रही है किसी कंपनी के खिलाफ, इंस्पेक्शन चल रहा है या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कैसे डोरमेंट का दर्जा दे जाए? तुम्हारे खिलाफ तो कोर्ट का कचहरी का मामला चल रहा है। अच्छा मैम, प्रोसिक्यूशन, वही मामला कोर्ट में फंसा है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, आपने पब्लिक डिपॉजिट लिया। पब्लिक डिपॉजिट समझते हो? जनता से पैसा लेती है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जनता से पैसा नहीं लेती है, रोक है, रेस्ट्रिक्शन है। तो जनता से पैसा लिए, उस पैसे को लौटाओगे तो? पैसा लौटाए नहीं हो, ब्याज भी नहीं लौटाए हो, तो कैसे तुमको डोरमेंट का दर्जा दे दे रहे? मतलब ये सब जायज वाली बात है, इसमें याद करने की कोई बात नहीं है। और कोई बात मैम? लोन फोन लिए हैं, अरे लोन लिए हो तो लोन चुकाओ। लोन मैम या तो सिक्योर्ड हो सकता है या तो अनसिक्योर्ड होगा, मतलब कोई एसेट गिरवी रखे हैं या तो एसेट गिरवी नहीं रखे हैं। तो मैम अगर रखे भी हैं तो क्या NOC ले लो ना, मतलब जिसके पास तुमने कर्जा लिया है उसको कोई आपत्ति नहीं है, तुम डोरमेंट हो जाओ, तो क्या इससे अच्छी बात क्या होगी मैम? या तो अंदरूनी कोई डिस्प्यूट चल रहा है, बवाल चल रहा है, मैनेजमेंट में गड़बड़ी चल रही है, डोरमेंट का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आपने अपने एम्प्लॉय को PF का पैसा, प्रोविडेंट फंड का, पेंशन का पैसा नहीं दिया है, ऐसे कैसे बंद हो जाओगे रे? ऐसे कैसे डोरमेंट हो जाओगे? नहीं हो सकते। आपने बेसिकली अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड मतलब जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, वो सुन के देखो, ध्यान से सुनो, ये भी याद होगा।
मैम पहले तो आपने बोला कि कोई दाग अगर लगा है तो वो डोरमेंट का दर्जा नहीं लेगा। दाग मतलब कुछ गलत किए होंगे तभी दाग लगा है। क्या गलत किए हैं? मेरे खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, इंस्पेक्शन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आई। मेरे खिलाफ कोर्ट में कोई केस चल रहा है, प्रोसिक्यूशन चल रहा है। मैंने जनता से पैसा लिया, वो पैसा ब्याज के साथ नहीं चुकाया है। मेरे यहाँ जो लोग काम कर रहे थे उनका पैसा नहीं दिया है। मेरे मैनेजमेंट में गड़बड़ी चल रही है तो उसके चलते मैंने लोन वोन लिया है, उसको नहीं चुकाया है। मेरी कंपनी लिस्टेड है, दिक्कत नहीं। फिर से बोलो, क्या दाग लगे होंगे कि आप डोरमेंट के लिए दर्जा नहीं करोगे? आई इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन। आपने बेसिकली प्रोसिक्यूशन आपके खिलाफ चल रहा हो, आपने वर्कमैन ड्यू या स्टैट्यूटरी ड्यू टैक्स का पैसा या तो नहीं दिया है, आपने पब्लिक डिपॉजिट लिया है इंटरेस्ट के साथ या प्रिंसिपल अमाउंट उसको नहीं चुकाया है, आपने लोन लिया है उसको रीपे नहीं किया है, आपके मैनेजमेंट में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आप अगर लिस्टेड है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये तो गलत है ना, ये तो दाग है। तो इसके लिए मतलब ये सब कंपनी मैम अप्लाई ही नहीं कर सकती। नहीं बोल बेटा। हाँ, उसको सेबी का उल्लंघन अगर उसने कुछ किया है तो, क्योंकि भाई स्टॉक मार्केट में आप लिस्टेड है, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप ऐसे ही गायब थोड़े ही हो जाएंगे कि डोरमेंट का दर्जा दे दीजिए। लोग जो पैसा लगाए उन लोग को क्या, आप डोरमेंट हो जाएंगे, कुछ काम काज नहीं करे, शेयर का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, ठीक है, समझ आया? समझ आया? एक बार और बोल लो, एक बार और बोल लो, एक एक पॉइंट करके बोलो बेटा। हाँ, लिख के लोग नारक कर देगा, लिख देना बाई शिल्पम खन्ना, बोलेगा पेपर में हमारा फोन आ जाएगा, आई आपका बच्चा आई लिख के आया है, पूरा बोलो बेटा। बहुत तुम लोग चिटिंग बाजो, देख लोगे। दूसरा बोलो प्रोसिक्यूशन। तीसरा बोलो ऐसे नहीं, पब्लिक डिपॉजिट का डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इंटरेस्ट, और ऐसे पब्लिक डिपॉजिट नहीं है। चौथा बोलो आउटस्टैंडिंग लोन ड्यू सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड होगा। पर मैम अगर एनओसी ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी बात बोलो। एम्प्लॉइज में डिस्प्यूट नहीं है, मैनेजमेंट में डिस्प्यूट है, दोनों मतलब अलग अलग हो जाएगा। अगर लिस्ट, बहुत बढ़िया, एक शब्द का जरूर, लिस्टेड कंपनी। स्टैट्यूटरी ड्यूज नहीं दिया, पीएफ का पैसा, बोनस का पैसा या टैक्स या ड्यूटीज का पेमेंट गड़बड़ी है। याद हो गया तुम लोग को? वेरी गुड, लिखो। तुम लोग खुद से याद करके लिख रहे हो, वेरी गुड। Prerequisite for obtaining the status of dormant company. Prerequisite for obtaining the status of dormant company. Prerequisite for obtaining the status of dormant company. एक लाइन लिखना कॉमन, रजिस्ट्रार शैल नॉट ग्रांट स्टेटस, उसी के नीचे रजिस्ट्रार शैल नॉट ग्रांट स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, शैल नॉट ग्रांट स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी इफ, अब लिखते चलो तुम लोग,
थोड़ा देख करके इसको लिख लीजिएगा, एक दो पॉइंट जो कि हम बोल रहे हैं। OS मतलब आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिपॉजिट, डिफॉल्ट इन पेमेंट, आउटस्टैंडिंग लोन और अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइडेड NOC इज टेकन। देखो इसमें घुमा के एक दे सकता है, XYZ लिमिटेड इज अ कंपनी इज हैविंग एन अनसिक्योर्ड लोन, NOC इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बोरोअर, फ्रॉम द लेंडर, तो भैया उस केस में वो कंपनी को स्टेटस मिल जाएगा क्योंकि उसने NOC ले लिया है। समझ रहे हो मेरी बात को जो हम बोलना चाह रहे हैं? लॉ में केस टाइप का क्वेश्चन देता है इस तरीके का, XYZ करके देगा। डिस्प्यूट इन मैनेजमेंट, स्टैट्यूटरी आउटस्टैंडिंग, सब आउटस्टैंडिंग है, स्टैट्यूटरी ड्यूज, वर्कमैन ड्यूज, टैक्सेस वगैरह। हम इसको अंडरलाइन कर लें, यहाँ पे III को अंडरलाइन कर लें, प्रोसिक्यूशन अंडरलाइन कर लें, पब्लिक डिपॉजिट, लोन, अनसिक्योर्ड लोन, डिस्प्यूट, स्टैट्यूटरी ड्यू या वर्कमैन ड्यू। ये सब याद करने के लिए छोटे छोटे शब्द मैंने सर्कल या हाईलाइट किए जो कि बच्चा याद करेगा। Prosecution initiated under law, outstanding public deposit, default in payment, outstanding loan or unsecured loan provided NOC is obtained, dispute in management, outstanding statutory dues, workman dues या taxes। बिल्कुल लिख सकते हो, हम तो एक में लिखे याद करने के लिए। तुम एक में लिख दो स्टैट्यूटरी ड्यूज, एक में लिख दो वर्कमैन ड्यूज, पॉइंट बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। बाकी को दो दो बार लिखना, 8 का 16 पॉइंट हो जाएगा। ऐसा मत करना, समझ आया? कोई भी बच्चा, किसी को कोई दिक्कत मेरे से पूछेगा, क्लास में जो भी बच्चा बैठा है पढ़ने के लिए बैठा है, समझने के लिए बैठा है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अपने को ओवर कॉन्फिडेंट मत समझना। और कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि हम पूछेंगे तो कोई क्या सोचेगा। तुमको नहीं आता इसीलिए तुम यहाँ पे बैठे हो, आता होता तो तुम मेरी जगह पे बैठते। और मेरी क्लास में कोई मजाक किसी का नहीं उड़ाएगा, उड़ाएगा तो मेरे को बताना, फिर हम बताएंगे उसको, ठीक है? डरना नहीं, घबराना नहीं, पूछने के लिए कभी भी डरना घबराना नहीं। जितनी गलतियाँ करना यहाँ करो, एग्जाम में मत करना। जितनी गलती करनी है यहाँ पे करो ना, हम हैं ठीक कर देंगे। एग्जाम में करोगे तो हम भी बर्दाश्त फिर नहीं करेंगे, ठीक है ना? और ये मत सोचना कि ये चीज़ हम पूछेंगे तो इतनी छोटी सी बात है, कोई क्या सोचेगा, किसको ये भी नहीं पता है। ये सब दौर से हम गुजरे हुए हैं। आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो मेट्रो में से, हम कोलकाता से, वहाँ हम हज़ारों की भीड़ में पढ़े हुए हैं। तो ये सोच, ये विचार मेरे भी मन में कभी आता था कि कैसे पूछें, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या करेगा। राइट चैट में लिखो प्रिया, चैट में लिखो, चैट में लिखो। हाथ उठा रही हो तो अनम्यूट वाला ऑप्शन नहीं है, तुम चैट में लिखो। तो समझ में आ रहा है? और भी कुछ अगर आपको बात करनी है तो आफ्टर क्लास आप हमसे पूछ सकते हैं। अब देखो जैसे ही हम ये सब बोले, अब ये लोग पूछ रहे हैं। अभी तक विचार कर रहा था कि हम डांटेंगे क्या। मैम रजिस्टर इन केस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी प्लीज एक्सप्लेन। ओके, बिल्कुल 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 बताएंगे, 2 बार बताएंगे। इसीलिए तो तुम लोग को थोड़ा हिम्मत खोलना पड़ता है मेरे को, उसके बाद तुम लोग फ्री हो जाओगे। फिर ऐसा फ्री होगे हमारे सर पे नाचोगे। बता रहे हैं, अभी बताते हैं, ठीक है? अभी हम फिर से रिवाइज करा के फिर आएंगे प्रिया, ओके? तो ये चीज़ें हैं, इस बात का ध्यान रखना। एवरेज बच्चा ही पास होता है क्योंकि उसको हमेशा डर रहता है कि हमको कुछ नहीं आता है। 90% वाला बच्चा तो इस खुमार में खो जाता है कि हमको सब कुछ आता है। जो बच्चे का 70% 60% आया है वो हमेशा पढ़ता रहेगा कि हम और अच्छा करें और अच्छा करें, ठीक है? तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही उपाय है CS पास करने का, डेली पढ़ना। थोड़ा भी पढ़ोगे CS पास कर जाओगे, नहीं पढ़ोगे एक समय आएगा तुमको लगेगा कि CS बहुत टफ है, चल हम दूसरा कोर्स कर लेते हैं। उम्र भी निकल जाएगी, वो कोर्स भी नहीं कर पाओगे।
तो ये बहुत बार ऐसी फीलिंग आप लोगों के अंदर आएगी, अभी तो शुरुआत है। तो अपनी हिम्मत बना करके रखना, इससे 100 गुना टफ सीए है, समझ रहे हो। तो जो कोर्स आप कर रहे हैं आराम से अगर आप पढ़ेंगे आप पास हो जाएंगे, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, इसका कोई उपाय नहीं कि नहीं पढ़े, कोई जादू की छड़ी हम नहीं चलाएंगे यहाँ पे एकदम शाखा लगा दूँ इसी करके तुम पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं मेरे पास। हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं, याद भी करा सकते हैं, लिखना तो तुम ही को है। फिर से एक बार जितनी बात अभी तक हम बोले वो दोहरा दे रहे हैं। मैम आपने बोला डोरमेंट कंपनी, सेक्शन क्या था डोरमेंट कंपनी का? 455 ऑफ कंपनीज एक्ट डोरमेंट कंपनी बोलता है। डोरमेंट कंपनी के लिए कौन एप्लीकेशन करता है? एक रजिस्टर्ड कंपनी या इनएक्टिव कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी, मतलब क्यों एप्लीकेशन करेगी? उसके पास कोई एसेट है, उसके पास कोई प्रोजेक्ट है, उसके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और तो और उसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है। या तो फिर कौन एप्लीकेशन करता है? इनएक्टिव कंपनी। मैम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है? इन चार के अलावा एग्जाम में क्या ना, इन चार के अलावा आगे लिखना पड़ेगा। पेमेंट, फीस, रजिस्ट्रार को फीस, मेंटेनेंस ऑफिस रिकॉर्ड, लॉ कंप्लायंस, चौथा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। मैम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के बाद आपने बोला इनएक्टिव कंपनी। मैम इनएक्टिव कंपनी क्या होगी? इन तीन में से कोई भी और है। मैम कोई भी बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रहा था, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं था। दूसरे वाले में तो मैम हम लोग को याद आ रहा है 2 साल है। या तो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पिछले 2 साल में नहीं किया है, या तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न पिछले 2 साल में नहीं किया। डोरमेंट कंपनी के लिए स्टेटस कैसे मिलेगा? कंपनी खुद से बोलेगी, रजिस्ट्रार बोलेगा तुम निकल लो, कट लो, डोरमेंट का दर्जा दे रहे। रजिस्ट्रार क्यों बोलेगा? मैम आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न पिछले 2 साल में जमा नहीं किया है। मैम कंपनी क्यों बोलेगा? खुद से बोल सकता है, एप्लीकेशन करेगा, किसको करेगा? रजिस्ट्रार को करेगा। किस फॉर्म में करेगा? MSc 1 में करेगा। मैम कुछ प्रोसीडियर भी तो होगा ना, बोर्ड मीटिंग करेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स लेगा, SRNGM पास करेगा, MGT 14 जमा करेगा, रेजोल्यूशन के पास किए हुए 30 दिन के अंदर ROC को अदर कागज पत्र भी दे देगा कि देख ले ROC संतुष्ट। MSc 2 में ROC कंपनी को डोरमेंट का दर्जा दे देगा। कुछ दाग है जब ROC आपको डोरमेंट का दर्जा नहीं देगा। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, लिस्टेड कंपनी, डिस्प्यूट मैनेजमेंट में टैक्स का स्टैट्यूटरी ड्यू, वर्कमैन ड्यू नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग लोन, आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिपॉजिट पर NOC ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। संभले हुए हो अभी? We are almost to the end of this chapter. बधाई की खुशी की बात हम आपको ये बता दें, छोटा चैप्टर था ये छोटा था, बड़ा चैप्टर कैसे हो? ये छोटा ही चैप्टर था। सुनो, एग्जेम्पशंस होता है, ये क्या मतलब? फायदा। मैम क्यों हम डोरमेंट बने? कुछ फायदा होगा तभी तो, बिना फायदे का कोई काम कोई करता है क्या? हाँ देखो, कंपनियां जो की होती है ना, बाकी कंपनी, वो लोग को साल में 4 बोर्ड मीटिंग करना पड़ता है, 4 ठो डायरेक्टर लोग की मीटिंग होगी। हाँ, ये डोरमेंट कंपनी को ना 2 ही बोर्ड मीटिंग करना पड़ता है। हाँ तो फायदा है। आपने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, सुना है? P&L, बैलेंस शीट वगैरह, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वगैरह जो कि होता है, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी सुना होगा ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। ये डोरमेंट कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं रहेगा। ओह, तो ये लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो वायलेशन कर दिया, नहीं चलेगा, छूट है, एग्जेम्पशन है ना, छूट। मैम इन लोगों को ना लॉ का लोअर बेसिकली कंप्लायंस, मतलब खर्चा बोले तो ये लोग का खर्चा कम लगता है। हाँ खर्चा कम लगता है। मैम ये लोग जब तक एक्टिव नहीं होगा ना, ये लोग कोई टैक्स नहीं देता है, नो टैक्स। अच्छा डोरमेंट है तो टैक्स ही नहीं देगी, इसीलिए ना एक समय बांधा है, ऐसे तो सबको ऐसे बन जाएगा। 5 साल के अंदर आपको 5 साल खत्म होते होते तक एक्टिव बनना पड़ेगा। ठीक,
मैम प्रमोटर को अगर आपने बोला था ना कोई ज़मीन अच्छे दाम पे मिल गई है तो एडवांटेज मिलता है कि वो उसको रजिस्टर करा लेता है और फिर बाद में इस्तेमाल करेगा, ये तो शुरू में ही आपने बोला था। एक और बात, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि रहते हैं एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं, बही खाता कंपनी का जो कि होता है उस पर देखते हैं कि सब कुछ सही ठीक है कि नहीं, ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। आप कंपनी सेक्रेटरी है ना, आप जब सीएस बनेंगे यू वुड बी सेक्रेटेरियल ऑडिटर। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, कहलाता है। एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो सीए में बच्चा करता है वो कॉस्ट ऑडिटर कहलाता है। आप लोग सेक्रेटेरियल ऑडिटर कहलाओगे। आपको इंस्टीट्यूट से सीएस बनने के बाद एक मेंबरशिप नंबर मिलता है, 6 डिजिट का नंबर रहता है वो, जो कि आप प्रैक्टिस करोगे, साइन करोगे तो साइन के नीचे वो नंबर डालोगे, उसी साइन का वैल्यू होता है। तो हम लोगों को भी नंबर मिला है। आई हैव नॉट टेकन सीएस का मेंबरशिप नंबर, आई हैव टेकन ओनली सीए का मेंबरशिप नंबर। मैंने दोनों ही क्वालिफाई किया है, बट आप या तो सीए प्रैक्टिस कर सकते हो या सीएस, तो करी क्यों दोनों। तो सीए क्यों प्रैक्टिस करी, पैसा। और सुनो सच्चाई बोलो, सीएस में पैसा नहीं है, जॉब में पैसा है। ऑब्वियसली वाराणसी में जॉब्स कम है, आप सीएस बनेंगे, भविष्य में जाएंगे। स्टार्टिंग की सैलरी अगर आप सीएस एक बार में पास होते हैं, यू वुड गेट अ सैलरी ऑफ 30 to 35,000 शुरुआत में। धीरे धीरे अगर आप बिग फोर टच करते हो, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट वगैरह टच करते हो, यू वुड गेट अ गुड पैकेज। विद इन अ ईयर आपका पैकेज अच्छा बढ़ जाएगा। पता होना चाहिए कि तुम क्या कोर्स कर रहे हो, उससे क्या फायदा होगा, क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और मेरी कमाई का मत पूछो, नाम बताएंगे तुमको। सुनो, आप बोल रही हैं एग्जेम्पशन या फायदा, क्या फायदा है। ये लोग को साल में कितनी बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, 2। अच्छा, इन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या नहीं होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रमोटर को अच्छी जमीन अगर सही दाम पे मिली तो उसको रजिस्टर करा के रख सकता है, आने वाले कल में उस पर काम करेगा, हाँ करेगा। आपने बोला इन लोग का खर्चा फर्चा कम लगता है, आपने बोला टैक्स वैक्स इन लोग को देना नहीं पड़ता है, आपने बोला ऑडिटर जो कि होता है ना, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दर्ज करता है, हर साल बेसिकली टाइम पीरियड रहता है कि वो रोटेट करेगा, चेंज होगा। 5 साल का टेन्योर होता है कि अगर आप ऑडिटर हैं किसी फर्म के, हम अगर किसी फर्म के ऑडिटर हैं 5 साल तक ही ऑडिट कर सकते हैं, उसके बाद फिर चेंज होता है, रोटेशन होता है। ऐसा नहीं, क्योंकि बोलता है ना लगाव हो जाता है, इंडिपेंडेंस नहीं होता है, मतलब निष्पक्ष डिसीजन नहीं लेगा। तुम घर पे एक तो टॉमी पालो, तुमको उससे लगाव होता है, तुम तो ऑडिटर पाले हो, 5 साल तो उससे लगाव हो ही जाएगा। तो ये वाली बात होती है। तो मेरे को फायदा बोलना, फायदा बोलना, फायदा बोलना, बोलो फायदा एक ठो। एग्जामिशन क्या है, नो टैक्स, दिख गया था लास्ट में तुमको, तुम बोलो। हाँ, नो लो कंप्लायंसेस ऑफ कॉस्ट। और बाकी लोग बोलो यही तो 2 याद था, यही ये लोग बोल दिया, अब क्या बोलेंगे हम। बोलो 2 बोर्ड मीटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, और बोलो, सब तो बोल दिया लोग, सब नहीं बोला है। प्रमोटर जो कि है एसेट होल्ड कर सकता है, समझ आया, समझ आया, समझ आया। लिखना बेनिफिट स्लैश एग्जेम्पशन टू डोरमेंट कंपनी, बेनिफिट स्लैश एग्जेम्पशन टू डोरमेंट कंपनी। only 2 board meeting, only 2 board meeting with a gap of 90 days, with a gap of 90 days in between, only 2 board meeting with a gap of 90 days in between। तो मतलब मैम आप ये बोल रही हैं 2 ही बोर्ड मीटिंग करेगा साल में, पर एक बोर्ड मीटिंग के बाद 90 दिन बीत जाएगा तो अगली बोर्ड मीटिंग करेगा। जून 30 को अगर एक बोर्ड मीटिंग करा, 1 जुलाई को दूसरी बोर्ड मीटिंग नहीं करेगा कि 1 क्वार्टर का तो कर लिए, मतलब 1 हाफ ईयरली 6 महीना कर लिए, 6 महीना का मीटिंग हम जुलाई में ही करते, मतलब 90 दिन के बाद ही करेगा। ये बात ध्यान रखना, कंपनी लॉ में है ये। दूसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, cash flow statement not included in financial statement।
रोमन नेक्स्ट, नो टैक्स लायबिलिटी, नो टैक्स लायबिलिटी। रोमन नेक्स्ट, लो, लेस या लो कंप्लायंस कॉस्ट। रोमन नेक्स्ट, बेनिफिट टू प्रमोटर। समझ ही गए हो क्या चीज का बेनिफिट प्रमोटर का है, उसको इलैबोरेट आप कर सकते हैं। बेनिफिट टू प्रमोटर, बेनिफिट टू प्रमोटर। रोमन नेक्स्ट, नो रोटेशन ऑफ ऑडिटर, नो रोटेशन ऑफ ऑडिटर। समझ गए, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। इस चैप्टर से मैम क्या क्या सवाल बनता है? पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है प्रोसीडियर ऑफ कंपनी जब एप्लीकेशन करता है, वही बोर्ड मीटिंग, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, SR इन GM, MGT 14 वाला। दूसरा सवाल पूछता है व्हाट आर प्री रिक्विजिट, क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है कि डोरमेंट का आपको दर्जा मिलेगा। अगर आप इंक्वायरी इंस्पेक्शन है, डिपॉजिट लिया तो आपको मिलेगा नहीं। कुछ एग्जाम्पशंस के ऊपर भी पूछता है। तुम्हारा एग्जामिनेशन जून में है तो तुम्हारे लिए केवल और केवल दिसंबर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा है उसको आप केवल रीड करेंगे, बाकी की चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगी। समझ रहे हो? 36 तो पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर के पेपर में जो सवाल इस चैप्टर से आया है, हम ये नहीं बोल रहे उसको छोड़ के जाना। देखो रिपीटेशन के चांसेस कम होते हैं कि जो दिसंबर में पूछा वो जून में नहीं पूछता है, बट बुरा किस्मत कभी बोल के नहीं आता। हो सकता है वो खेलने के लिए दे दे सेम क्वेश्चन, तो मतलब तुम उसको केवल रीड करोगे बट वो लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए, बाकी के टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत तो अभी तक नहीं हुई है, ना ही आगे होगी। हो गया? लिख लिया? सुनना, एक होता है ना डायरेक्टर की जो हम बात बोल रहे हैं, मैम कंपनी में डायरेक्टर रहते हैं। पब्लिक कंपनी मैम हमने सुना है, प्राइवेट कंपनी हमने सुना है, एक ये भी है 1 पर्सन कंपनी। कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? पब्लिक, प्राइवेट, OPC। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ तीनों? 1 2 3 4 5 6, तुम सब लोग सुना है। अच्छा, जल्दी जल्दी हमको बताना कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने होते हैं पब्लिक में। मिनिमम कितने होते हैं? 7। जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट में बोलो मिनिमम बेटा 2। तुम बोलो बेटा मैक्सिमम 50 हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ यही हम चाह रहे थे। तुम बोलो बेटा, यही बोलो प्राइवेट का 15 होता है। हाँ ये लोग गलत बोलते हैं। पब्लिक का भी क्या 15 होता है बेटा? डायरेक्टर, हम नंबर पूछ रहे हैं, अभी हम डायरेक्टर नहीं पूछ रहे, अभी हम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पूछ रहे हैं। प्राइवेट का 200 होगा। वाह, 50 से 200 में चला गया लोग। तुमने बेटा नहीं, ये पब्लिक प्राइवेट ठीक लिखा है लोग, जो बोला है लोग 50, 15 और 200 भी मेरे पास ऑप्शन आया, और 200 और अच्छा इधर OPC में है लड़का। बोलो तुम जोर से बोलो, डरते क्या हो? ए सुनो, हम नंबर ऑफ मेंबर की बात करें, डायरेक्टर की बात बाद में करेंगे। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग से पब्लिक कंपनी बन जाती है। पब्लिक कंपनी में मेंबर का कोई लिमिट नहीं रहता है। प्राइवेट कंपनी 2 लोगों से बन सकती है, मैक्सिमम 200 लोग होते हैं प्राइवेट कंपनी में। OPC में एक ही व्यक्ति है जो कि फॉर्म करता है। तो मैम ये तो प्रोप्राइटरशिप है। नहीं, प्रोप्राइटरशिप अलग होता है OPC से। प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। मेरी अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जितना मुनाफा आएगा मेरा, जितना लॉस होगा मेरा। मैम हम OPC बना है, सिंगल व्यक्ति कंपनी बना लेगा, हाँ लायबिलिटी भी उसकी लिमिटेड रहेगी। अच्छा, तो ये छोटे छोटे बुनकर, छोटे छोटे वीवर्स, हैंडलूम वालों को बढ़ावा देने के लिए बोला है कि आपको ढेरों कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप OPC बना लीजिए, कंपनी की तरह काम करिए, आप एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करेंगे। तो अच्छे अच्छे फीचर प्रोप्राइटर के, अच्छे अच्छे फीचर कंपनी के ले लिए, पर ये कंपनी पूरी तरीके से नहीं है, पर लाभ कंपनी का है।
सेपरेट लीगल एंटिटी और इस तरीके की। अभी हम इस पे नहीं आ रहे, अभी हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर की। तो मैम इनमें डायरेक्टर कितना रहता है? ओपीसी के केस में एक ही व्यक्ति मिनिमम डायरेक्टर जो कि रहेगा, ओपीसी में 1 रहता है, प्राइवेट में 2 रहता है, पब्लिक में 3 रहता है। तो मैम अगर हमको एक डोरमेंट कंपनी बनानी है तो वो पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, ओपीसी भी हो सकती है। तो मैम मतलब इतना डायरेक्टर का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हाँ बस यही हम बोलना चाह रहे थे। तुमको मिनिमम पता है ना डायरेक्टर? तो मैम अगर डोरमेंट कंपनी पब्लिक है तो उसके कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे। मैम अगर प्राइवेट कंपनी है जो कि डोरमेंट कंपनी के लिए स्टेटस ले रही तो उसके 2 रहेंगे। मैम ओपीसी है तो 1 लेगा। बस यही हम बताना चाह रहे थे, इतना गंभीरता में मत जाओ, गंभीरता के लिए कंपनी लॉ है। ठीक, इतना समझ आया? एक बात याद रखना मैम, हम डोरमेंट कंपनी बन तो गए, अब हमको रिटर्न जमा करना पड़ा। अरे कंपनी रिटर्न जमा नहीं करती है तो डोरमेंट कंपनी भी तो रिटर्न तो जमा कर दो। भले तुम्हारा कोई काम काज नहीं हो रहा, ऑपरेशन नहीं हो रहा, पर रिटर्न जाएगा। ये एक तो फॉर्म में जाता है। यही बचा था, 2 के बाद तो 3 ही आता है आजकल। 1 में कंपनी आरओसी को एप्लीकेशन करता है, डोरमेंट का दर्जा दीजिए। 2 में आरओसी कंपनी को सर्टिफिकेट इशू करता है डोरमेंट का। 3 में डोरमेंट कंपनी जो की है, रिटर्न जो की है डोरमेंट कंपनी का एनुअली जो की है वो 30 दिन के अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के जमा करती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैम आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का। अब मैम हम इनएक्टिव हैं, या अगर हम कहें बेसिकली हम डोरमेंट है, हमने तो डोरमेंट का दर्जा ले लिया था ना। अब डोरमेंट के बाद अब हम एक्टिव होना चाह रहे हैं। डोरमेंट उल्टा, क्योंकि आप डोरमेंट कब तक रह सकती हैं? 5 साल के अंदर अंदर आपको एक्टिव का एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, हटा दिया जाएगा, कहीं के नहीं रहोगे। तो मैम फिर से कंपनी एप्लीकेशन करेगी ना? कंपनी तो एप्लीकेशन करेगी। अब एप्लीकेशन किस लिए कर रही है? किसका दर्जा के लिए? अच्छा, इसके साथ साथ ये भी दे देगी, रिटर्न फिटर्न जो जमा कर रही है वो लगा देगी। अब आरओसी संतुष्ट होगा, इशू करेगा सर्टिफिकेट। क्या, कैसा सर्टिफिकेट इशू करेगा? आसान, आसान, बिल्कुल आसान। MSc 1 में कंपनी आरओसी को बोलती है डोरमेंट का दर्जा दे दो। MSc 2 में आरओसी सब कुछ देखने के बाद आपको डोरमेंट का दर्जा दे ही देती है। MSc 3 में आप रिटर्न जमा करते हो डोरमेंट कंपनी का। अब उल्टा, डोरमेंट कंपनी एक्टिव के लिए दर्जा एप्लीकेशन देती है MSc, और उसके साथ रिटर्न भी अपना MSc 3 वाला लगा देती है। अब आरओसी संतुष्ट होगा तभी ना तुमको एक्टिव का दर्जा देगा। हाँ संतुष्ट है, MSc 5। नहीं देगा, नहीं देगा, पेनल्टी लगाएगा। ये होता है। नहीं, कैसे करेगी? नहीं कर सकती है। मिनिमम टाइम पीरियड इज 5 ईयर, और 5 ईयर खत्म होते होते तक आपको एक्टिव बनना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा दिया जाएगा, पेनल्टी फाइन वगैरह लगाया जाएगा आपके ऊपर। ठीक, एक बात मेरी और याद रखना मैम, आपको डोरमेंट का दर्जा दिया था, पर सुनिए ना, ऐसा हुआ कि आप ना उल्लंघन कर रहे थे, मतलब आप कामकाज नहीं कर रहे थे, तभी तो आप डोरमेंट थे, आप कामकाज करने लगे। 7 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन करती है कंपनी या आरओसी खुद से, अगर उसको लगता है तो आपका डोरमेंट का स्टेटस छीन लेता है आपसे। बस सिंपल सी एक बात खाली हम बताएं। हाँ क्योंकि अब तुम कामकाज कर रहे हो। मैक्सिमम सवाल इस चैप्टर से प्रोसीडियर, बोर्ड मीटिंग वाला, प्री रिक्विजिट, एग्जाम्शन तो रीड कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, वापस से कन्वर्जन रीड करने लायक। 3 मेजर सवाल जो कि बनते हैं, प्रोसीडियर, प्री रिक्विजिट
और रिकन्वर्जन। फिर से इस चैप्टर को हम दोहरा दे रहे हैं। आप मिनिमम रिक्वायरमेंट लिख लो, खुद से लिखो। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ओपीसी प्राइवेट और पब्लिक में, पहले तो लिखो पट से, जल्दी लिखो। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। रिटर्न की बात लिख लिए थे, एमएससी 3 लिखाए थे, एमएससी 3 लिखाए थे तुम लोगों को, लिख लो। फॉर्म एमएससी 3 डैश return of dormant company, return of dormant company to be filed within a period of 30 days from the end of financial year. ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी, नेक्स्ट हेडिंग स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोरमेंट कंपनी। खुद से लिखो, एप्लीकेशन कंपनी किस फॉर्म में करेगा, खुद से लिखिए। कंपनी शैल फाइल एन एप्लीकेशन इन एमएससी 4 फीस के साथ। ये बात बोलने की जरूरत नहीं, जब भी एप्लीकेशन करोगे फीस के साथ करोगे। और उसके साथ क्या कंपनी करेगा, एमएससी 3 जो कि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट रहेगा। कंपनी शैल फाइल एन एप्लीकेशन इन एमएससी 4 अलॉन्ग विथ फीस also return in form MSc 3, also return in form MSc 3. Next point, ROC on being satisfied, ROC on being satisfied issue the certificate of, कौन सा सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट कौन सा इशू करेगा, ROC on being satisfied issue a certificate of active company in form MSc 5. आप लोगों का एक काम है कि आप लोग इस चैप्टर के आखिरी में 5 फॉर्म नंबर एक साथ लिखेंगे और वो किस पर्पस के लिए होता है। मतलब फॉर्म एमएससी 1 डैश कौन किसको किया, फॉर्म एमएससी 2 होमवर्क तो कुछ कर लो घर पे जाके, घर वालों को भी लगे कुछ पढ़ रहे हो। फॉर्म सब एक जगह लिखोगे क्योंकि लॉ के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, अलग अलग चैप्टर से 4-5 फॉर्म नंबर दे देता है और बोलता है किसके लिए है। एक नंबर का 4 फॉर्म दे देगा, 4 नंबर हो गया। समझ गए क्या करना है। बहुत हार्ड चैप्टर था ना, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर था। प्रिया एंड रिधिमा, आप लोगों को समझ में आया बेटा? इतना बार रिवाइज करा दिए, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? इस चैप्टर से अब 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आंख बंद करके आँख खोल करके, मतलब याद है तुम लोगों को, ऐसा हम मान रहे हैं। अब हम कितना खराब मान रहे हैं ये तो आप लोग मेरे को गलत साबित कर ही सकते हैं एग्जाम में, पेपर बर्बाद करके। ऐसा करना मत, पढ़ना। एक काम करना, घर जा करके ये पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे, ठीक है?
तभी हम अगले चैप्टर जो कि है चैप्टर 20 में बढ़ेंगे। तो मतलब हम लोग अब इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं मैम कि हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इस चैप्टर से मेरा 4 नंबर मेरे पॉकेट में है, ये चैप्टर पढ़ेंगे इससे 6 नंबर है, रेदर देन हम 20 चैप्टर पढ़ रहे हैं करके उसमें से कुछ आता नहीं है। समझ में आ रहा है? स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करनी है। पार्ट सी से हम लोगों को 20 मार्क्स अपने जेब में रखना, और एक बार अगर पार्ट सी से 20 नंबर आ गया, खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हम पास होने वाले हैं, अपने आप तुमको पेपर देके समझ में आ जाएगा इतना नंबर तो मेरा आ ही रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।